Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. Alright then, so आज का अपना जो टॉपिक रहेगा जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो रहेगा द एज ऑफ रेनेसा. The age of Renaissance basically prescribed है into our syllabus of UPSC IAS Mains English Literature Optional का जो पेपर 1 है उसमें जो पर्टिकुलर एजेस दे रखे हैं जैसे द एज ऑफ रेनेसा, बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में दे रखा है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स, इस तरीके से मूवमेंट्स प्लस एजेस इनका एक पर्टिकुलर इनसे रेलेवेंट पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए गए हैं. तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दैट वुड बी द एज ऑफ रेनेसा. तो रेनेसा का जो एज था किस तरीके का था, सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेचर एंड अपॉन द इंटेलेक्चुअल और रिलीजियसली इसका क्या इम्पैक्ट रहा था, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है, ऑलराइट. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारे लिंक्स है, पेजेस हैं, आप उनको भी बैक टू बैक फॉलो करते रहें ताकि जो भी अपडेटेड एक्टिविटीज़ हैं रेलेवेंट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलते रहें. ठीक है, तो आइए चलते हैं विद द एज ऑफ रेनेसा. पेपर 1 में प्रेस्क्राइब्ड है इनटू आवर सिलेबस ऑफ यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल. ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जैक्टली इंग्लिश रेनेसा कब शुरू हुआ, किस तरीके से इसने मॉड किया. रेनेसा का पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, लिटरेचर पे, सोसाइटी पे, हर एक इंडिविजुअल पे किस तरीके का इम्पैक्ट डाला इस पर्टिकुलर एज ने, तो उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ. So the English Renaissance was a cultural and artistic movement in England dating from the late 15th century to the early 17th century. जो इंग्लिश रेनेसा है वो इंग्लैंड में कब शुरू हुआ, लेट 15th सेंचुरी में शुरू हुआ और अर्ली 17th सेंचुरी तक वो वहाँ पे मेंटेन रहा. रेनेसा का बेसिक मतलब होता है रिजुविनेशन, रिवाइवल, कोई नई चीज़ का जन्म होना, हम रीबर्थ कह सकते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश रेनेसा या इंग्लिश रीबर्थ कब शुरू हुआ, लेट 15th सेंचुरी में शुरू हुआ एग्जैक्टली और अर्ली 17th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा. तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द पैन यूरोपियन रेनेसा दैट इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज बिगनिंग इन इटली इन द लेट 14th सेंचुरी. लेट 14th सेंचुरी में एग्जैक्टली रेनेसा शुरू हो गया था इटली में. तो सबसे पहले इटालियन रेनेसा हुआ था इटली में, जो रेनेसा हुआ था इनटू द लेट 14th सेंचुरी, और उसके बाद में थ्रू आउट यूरोप ये रिवॉल्व हुआ था, थ्रू आउट यूरोप ये पैनेट्रेट हुआ था, और इंग्लैंड में रेनेसा एग्जैक्टली शुरू हुआ था इन द लेट 15th सेंचुरी. ठीक है, the beginning of the English Renaissance is often taken as a convenience to be 1485, when the Battle of Bosworth Field ended the Wars of Roses and inaugurated the Tudor dynasty. अब एग्जैक्टली रेनेसा शुरू कब हुआ था, लेट 1485 की बात है. एग्जैक्टली क्या हुआ था, वॉर्स ऑफ रोजेस चल रहा था फॉर अ सेंचुरी, एक सेंचुरी तक कंटिन्यू वॉर ऑफ रोजेस चल रहा था इंग्लैंड में. वॉर ऑफ रोजेस बेसिकली, वॉर्स ऑफ रोजेस दो डायनेस्टीज़ के बीच में ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द डायनेस्टी ऑफ द यॉर्क एंड बिटवीन द डायनेस्टी ऑफ द लैंकाशायर. तो इन दोनों डायनेस्टीज़ के बीच में जो इंग्लैंड का जो अथॉरिटी था उसको लेके इन दोनों डायनेस्टीज़ के बीच में क्योस चल रहा था और इसीलिए वॉर हुए थे. वॉर्स ऑफ रोजेस इसको जाना जाता है. इसका जो लास्ट जो बैटल था जिससे ये वॉर एंड हुआ था वो बैटल था बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड. तो बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड से ये जो वॉर्स ऑफ रोजेस है ये ख़त्म हुआ और किसका इनॉग्रेशन हुआ, ट्यूडर डायनेस्टी का इनॉग्रेशन हुआ. ठीक है, और ये एग्जैक्टली एंड कब हुआ था, इन 1485 में. तो लेट जब ट्यूडर डायनेस्टी का इनॉग्रेशन हो गया, जब वॉर्स ऑफ रोजेस ख़त्म हो गया,
जब पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, लिटरेचर में, इंटेलेक्चुअली, रिलीजियसली लोगों में ट्रांसफॉर्मेशंस होने शुरू हुए, रीबर्थ शुरू हुआ, तो तब से रेनेसा का बिगनिंग माना जाता है. Renaissance style and ideas, however, were slow to penetrate England, and the Elizabethan era in the second half of the 16th century is usually regarded as the height of English Renaissance. अब एग्जैक्टली जो रेनेसा था वो इटली में शुरू हुआ था, बट थ्रू आउट यूरोप धीरे धीरे पैनेट्रेट हुआ. इंग्लैंड में भी बहुत स्लो मोशन में ये पैनेट्रेट हुआ था. इसकी सबसे ज़्यादा हाइट्स कब मानी जाती है? एलिजाबेथन, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जब एरा चल रहा था, उनके सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, मतलब लेटर 16th सेंचुरी में एग्जैक्टली इसका जो लेवल था वो हाई हो चुका था रेनेसा का इंग्लैंड में. सो इंग्लिश रेनेसा शुरू कब हुआ? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का एरा चल रहा था. ठीक है, तो इस तरीके से आपको छोटा सा बैकग्राउंड मिल गया कि एग्जैक्टली इंग्लिश रेनेसांस शुरू कब हुआ था और क्यों हुआ था. अब लिटरेचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मैंने छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू दिया है. इन अ ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर रिमार्केबल फॉर इट्स एग्जैक्टिंग एंड ब्रिलियंट अचीवमेंट्स, the Elizabethan and early Stuart periods have said to represent the most brilliant century of all. अब लिटरेचर पे रेनेसा का इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ा था कि जो क्वीन एलिजाबेथ का जो एरा था और जो स्टुअर्ट पीरियड था, अर्ली स्टुअर्ट पीरियड था, और जो एलिजाबेथन पीरियड था, उसमें जो लिटरेचर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था. बहुत सारे जीनियस ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट, राइटर्स, पोइट्स, इन सबका अराइज हुआ था. ये सारे अराइज हुए थे ऑन अ लेवल. लिटरेचर रीच्ड, एक लेवल पे पहुंच चुका था, हाइट पे पहुंच चुका था लिटरेचर. बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना वैल्यूज़ वर्दी हो चुके थे राइटर्स उस टाइम पे. द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट का रेन कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? फ्रॉम 1558 टू 1603. 1558 से 1603 तक एलिजाबेथ फर्स्ट का रेन था. एंड शी वॉज सक्सीडेड, और उनके बाद में कौन आया था? द स्टुअर्ट किंग जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड. जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, जिनको स्टुअर्ट किंग कहा जाता है, हु टुक द टाइटल जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लिश एज वेल. तो जो स्टुअर्ट जो पीरियड चल रहा था, किंग जेम्स फर्स्ट, जिसको जैकोबियन पीरियड भी बोला जाता है, जो कि कब से कब तक था? 1603 से 1625. तो बेसिकली ये माना जाता है 1558 से लेके 1625, ये जो एरा रहा था, एलिजाबेथन एंड स्टुअर्ट जो पीरियड रहा था, ये सबसे ज़्यादा इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स उभर के आए थे. सबसे ज़्यादा लिटरेरी जो राइटर्स थे, लिटरेचर के जो राइटर्स थे, वो उभर के आए थे. ठीक है, दीज ईयर्स प्रोड्यूस्ड अ गैलरी ऑफ ऑथर्स ऑफ जीनियस. ये जो पीरियड था फ्रॉम 1558 टिल 1625, इस ड्यूरेशन में देयर आर thousands, 100 of authors who were genius in their works. ठीक है, तो उनको एक्चुअली वैल्यूज़ मिलने लग गई थी जो भी राइटर्स थे. अब आपने जाना कि एग्जैक्टली रेनेसा के ड्यूरेशन में जो राइटर्स था, जो लिटरेचर था, जो वर्क था, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रहे थे. ठीक है, उसके बाद में एग्जैक्टली रेनेसा का सोशल सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ा और सोशल कंडीशन कैसी हो गई रेनेसा के ड्यूरेशन में, वो अपन जानते हैं. इन दिस पीरियड इंग्लैंड पॉपुलेशन डबल्ड. इस ड्यूरेशन में इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो चुकी थी. हर चीज़ के छोटे छोटे जो गुड्स थे उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी थी. ऑल सोशल लॉयल्टीज़ डिसॉल्व, और जो सोशल लॉयल्टीज़ थी वो डिसॉल्व हो रही थी. एंड न्यू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल वेन्स वर फर्स्ट टैप्ड. तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, लोग मनी माइंडेड होने लग गए थे. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, जो सोसाइटी के जो लॉयल्टीज़ थी वो तो डिसॉल्व हो रही थी, बाकी के जो भी इकोनॉमिक जो रैंक्स थे वो हाई हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी.
ठीक है। और प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस बढ़ रहे थे, कमर्शियल वेन्स बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से लोग मनी माइंडेड हो रहे थे, प्रॉस्पैरिटी की तरफ मूव हो रहे थे, रिचनेस की तरफ मूव हो रहे थे। अब वो एक्सटर्नल जो चीज़ें थी, एक्सटर्नल जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ थी, उसको ज़्यादा वैल्यूज़ देने लग गए थे। ठीक है। बिहाइंड द एलिजाबेथन वॉग्यू for pastoral poetry lies the fact of the prosperity of the enclosing sheep farmer who sought to increase pasture at the expense of the peasantry. अब एग्जैक्टली जो एलिजाबेथन एरा के ड्यूरेशन में जो भी पोइट्रीज हुआ करती थी, वो पोइट्रीज जो थी एलिजाबेथन वॉग्यू फॉर पेस्टोरल पोइट्री जो था, मतलब एलिजाबेथन एरा का जो एक सीरीज़ आई थी ऑफ द पोइट्रीज, जिसमें पेस्टोरल पोइट्रीज़ का एक एरा चला था, जिसमें जो पोइट्रीज़ थी वो लोलैंड से रेलेवेंट हुआ करती थी। बट फ्रॉम अदर साइड अगर सोसाइटी की तरफ देखें तो जो फार्मर्स थे, जो पीसेंट्स थे, वो एग्जैक्टली मूव हो रहे थे टूवर्ड्स दी एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। तो हर कोई यही सोच रहा था कि किसी भी तरीके से पैसा अर्न किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिच बनाए जाए। ठीक है। सो ऑन अ वन हैंड पोइट्रीज जो थी वो पेस्टोरल पोइट्रीज लिखी जाती थी, ऑन अनदर हैंड जो भी पीसेंट्स थे, जो भी फार्मर्स थे, वो एग्जैक्टली पीजेंट्री के थ्रू या अपनी फार्मिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में लगे हुए थे। ठीक है। तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन थी। ऑन अ लिटरेचर पेस्टोरल पोइट्री इस तरीके से लॉलेंड्स की तरफ मूव करती थी, ऑन और अनदर साइड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो भी पीसेंट्स और फार्मर्स थे वो एग्जैक्टली मनी की तरफ मूव हो रहे थे। द पोजिशन ऑफ द क्राउन पॉलिटिकली डोमिनेंट येट फाइनेंशियली इनसिक्योर। जो पॉलिटिकल पोजीशन थी ऑफ द क्राउन, जो किंग्स और क्वीन की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो वैसे तो डोमिनेंट थी पॉलिटिकली, लेकिन फाइनेंशियली इनसिक्योर भी होने लग गए थे वहाँ तब। Had always been potentially unstable. When Charles first lost the confidence of his greater subjects in 1640s, his authority crumbled. चार्ल्स फर्स्ट ने जब अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था इन हिज ग्रेटर सब्जेक्ट, अपने ग्रेटर सब्जेक्ट्स में ड्यूरिंग 1640, तो उसकी अथॉरिटी पे एग्जैक्टली क्रम्बल हो चुकी थी। मीनवाइल द ह्यूज बॉडी ऑफ पुअर फैल एवर फर्दर बिहाइंड द रिच। और जो जितने भी पुअर पीपल थे वो रिच लोगों के पीछे एग्जैक्टली खड़े होने लग गए थे। दैट मीन्स जो पैसे की वैल्यूज़ थी वो इंक्रीज होने लग गई थी। द पैम्फलेट्स ऑफ थॉमस हर्मन, जो कि 1566 में आए थे जो भी पैम्फलेट्स थे, एंड रॉबर्ट ग्रीन ने जो पैम्फलेट्स लिखे थे बिटवीन 1591 टिल 1592, एज वेल एज शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लेयर, विच वॉज रिटन ड्यूरिंग 1606 के ड्यूरेशन में लिखा गया था, provide glimpses of a horrific world of vagabondage and crime, the Elizabethan biggest unsolvable social problem. अब उस टाइम के जो लिटरेरी राइटर्स थे, जो कि टॉमस हर्मन, रॉबर्ट ग्रीन और शेक्सपियर के किंग लेयर के बारे में यहाँ बताया गया है, तो इन वर्क्स के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी ह्यूमैनिटीज़ को खोकर सिर्फ रिच बनने की एग्जैक्टली दौड़ में दौड़ रहे थे। ठीक है। सबको सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, दैट इज़ टू बिकम रिच, दैट इज़ टू बिकम फुल ऑफ मनी माइंडेड। ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे थे। ह्यूमैनिटीज़ लो स्टोरी थी। विलियम शेक्सपियर का अगर आपने किंग लेयर पढ़ा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से किंग लेयर की जो डॉटर्स होती हैं, जो बड़ी दोनों डॉटर्स होती हैं, गॉनरील एंड रीगन, वो पहले एग्जैक्टली फ्लैटरी के थ्रू अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी को गेन करती है और बाद में अपने ही फादर को डिस्कार्ड कर देती है बहुत बुरी तरीके से। अगर आपने एग्जैक्टली ये प्ले नहीं पढ़ा है और अगर आपको जानना है कि उस ड्यूरेशन में जो सोशल कंडीशंस थी किस तरीके से अफेक्ट हुई थी, ह्यूमैनिटीज़ किस तरीके से लॉस्ट हुई थी, किस तरीके से लोग पैसों के लिए अपनों को ही चीट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपको किंग लेयर में मिल जाएगी। एग्जैक्टली जो किंग लेयर प्ले है वो मैंने डिस्कस किया है इन माय अर्ली वीडियोस, जो कि आपके सिलेबस में भी है, यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में भी है। तो अगर आपने ये प्ले को अभी नहीं देखा है, अगर इसकी इन डेप्थ स्टोरीज आपको नहीं पता है,
बिहाइंड कंटेंट्स नहीं पता है तो आप पहले जाके ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है, और जो भी प्रीवियस वीडियोज़ है वो आपके सामने होंगे। आपको किंग लेयर का वीडियो देखना है, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि उस ड्यूरेशन में एक फादर डॉटर का रिलेशन भी डिपेंडेंट हुआ करता था अपॉन द फाइनेंशियल थिंग्स, फाइनेंशियल चीज़ों पे, ठीक है, पैसों पे डिपेंडेंट हुआ करता था। तो इस तरीके से सोसाइटी की जो कंडीशन है वो एक्चुअली वर्सन होती जा रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज मनी माइंडेड पीपल, क्योंकि हर कोई एक रिच बनने की दौड़ में दौड़ रहा था। अब उस ड्यूरेशन के रेनेसां जो पीरियड था उसके ड्यूरेशन में इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस रिवोल्यूशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब तक लिटरेचर के बारे में पढ़ा, सोशल कंडीशंस के बारे में पढ़ा, अब इंटेलेक्चुअली और रिलीजियसली कैसे रेनेसां का इम्पैक्ट पड़ा था इस ड्यूरेशन में उसके बारे में जानेंगे। The barely disguised social ferment was accompanied by an intellectual revolution. As the medieval synthesis collapsed before the new science, new religion and new humanism. जो medieval जो synthesis था वो exactly collapse हो चुका था, और जो नया साइंस, नया रिलीजन एंड नया ह्यूमैनिज्म का एक्चुअली जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था ऑफ न्यू साइंस, अ न्यू रिलीजन एंड न्यू ह्यूमैनिज्म। तो जो पहला जो मिडीवल या अर्ली जो भी सिंथेसिस थे वो एग्जैक्टली कोलैप्स हो चुके थे। While modern mechanical technologies were pressed into service by the stewards to create the scenic wonders of the court masque, the discoveries of astronomers and explorers were redrawing the cosmos in a way that was profoundly disturbing. अब जैसे जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल जो साइंस थी, मैकेनिकल जो टेक्निक्स थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही थी, साइंस बढ़ रही थी, एस्ट्रोनॉमर्स बढ़ रहे थे, और जो थ्रू आउट एक यूनिवर्स का एक तरीके से डिस्कवरी चल रही थी कि किस तरीके से इंसान का जन्म हुआ, क्या चीज़ है थ्रू आउट यूनिवर्स, क्या चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की जब डिस्कवरीज चल रही थी तो उनके जो प्री बिलीव्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, ठीक है। ऑब्वियस है, जब अपन इंडिया की अगर बात करें, बीइंग अ ह्यूमन, अगर यहाँ पे एज एन इंडियन हम बात करें तो पहले के जो अपने बिलीव्स हुआ करता था, पहले के जो इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे, पहले के जो रिलीजियस जो लोगों के फेथ्स हुआ करते थे वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होते गए। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल जो टेक्नोलॉजी, उन सब की इंक्रीमेंट की वजह से, इंक्रीज, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, हम देख रहे हैं जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है वैसे वैसे जो अर्ली पुराने जो बिलीव्स थे वो एग्जैक्टली डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। तो वही एक रेनेसा का मतलब ही यहाँ पे यही है कि जो भी लोगों के इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस जो पहले के बिलीव्स थे वो डिज़ोल्व होते जा रहे थे और नई ही चीज़ें अराइज हो रही थी, जिससे कि जो लोगों का मेंटल स्टेटस है वो भी एग्जैक्टली डिस्टर्ब हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ पे बिलीव करें और किस पे नहीं करें, ठीक है। अर्ली बिलीव्स मतलब जो उनके पुराने जो मिडीवल सिंथेसाइज्ड जो उनके बिलीव्स थे वो उन पे भी बिलीव करना चाहते थे, प्लस जो नई जो टेक्नोलॉजीज मूव हो रही थी आगे वो उनकी तरफ भी उसी वे में अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशन भी शुरू हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड। The majority of the people were more immediately affected by the religious revolutions of the 16th century. जो लोगों की मेजॉरिटी थी वो बहुत जल्दी अफेक्ट हुई बाय द रिलीजियस रिवॉल्यूशंस ऑफ द 16th सेंचुरी में जो भी रिलीजियस रिवॉल्यूशंस हुए उससे लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। एग्जैक्टली द ट्यूडर चर्च हायरार्की वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, yet the mid-century controversies over the faith had already wrecked any easy confidence in the authority of doctrines and forms and had taught people to inquire carefully into the rationale of their own beliefs. अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, जो ट्यूडर चर्च की जो हायरार्की थी
ट्यूडर चर्च की जो हायरार्की थी, द ट्यूडर चर्च हायरार्की वाज एन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट वो हुआ करता था सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल, सोशली और पॉलिटिकली लोगों को कंट्रोल करने का एक ज़रिया हुआ करता था। जो ट्यूडर चर्च हायरार्की, जो रोमन कैथोलिक जो चर्च हुआ करते थे पहले, वो एग्जैक्टली जो थ्रू आउट इंग्लैंड लोगों को सोशली और पॉलिटिकली कंट्रोल करते थे। लेकिन जैसे जैसे सेंचुरी मूव हुई, कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई और लोगों के मन में जो रीजंस और लॉजिक्स और डाउट्स, ये सारी चीज़ें अराइज होती गई, प्लस लोगों में रिवॉल्यूशन आया कि दोबारा से वो अपने बिलीव्स को एग्जैक्टली री इंक्वायर करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिलीफ सिस्टम था लोगों को अपने रिलीजन को लेके, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। ठीक है, क्योंकि रिलीजियसली भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए थे। ठीक है, जो रोमन कैथोलिक जो चर्च था, जो अभी तक स्टेबलिस्ट था इन इंग्लैंड, जहाँ पे लोग ये मानते थे जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफाइड जो क्रॉस को प्रे करते थे, अब उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लग गए थे, लोगों के मन में डाउट्स होने लग गए थे। तो रिलीजियस अपने जो बिलीफ्स थे उनको री इंक्वायर करने का उन्होंने मन बनाया, एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। The Elizabethan ecclesiastical compromise was the object of continual criticism. जो एलिजाबेथन ecclesiastical compromises जो भी थे, वो continuous criticism का एक ऑब्जेक्ट बन चुका था। From radicals both within who desired progressive reforms such as the abolition of the bishops, and without who desired the return of the England to Roman Catholic fold. तो दोनों ही लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लग गए थे, उनके बीच में, जो ये चाहते थे कि एग्जैक्टली जो बिशप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक ट्यूडर हायरार्की, चर्च हायरार्की वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो अबॉलिश हो उन लोगों के बीच में, और उनके बीच में जो ये चाहते थे कि एग्जैक्टली रोमन कैथोलिक जो फॉल्ट है वो फिर से आ जाए। तो एग्जैक्टली रिलीजियसली भी लोग डिवाइड होना शुरू कर दिए थे बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लस उनमें रिलीजियस रिवॉल्यूशन की उनकी वजह क्या थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। But the incipient liberalism of individuals such as John Milton and the scholar and churchman William Shullingworth was held in check by the majority's unwillingness to tolerate a plurality of religions in a supposedly unitary state. तो अब एक तरफ तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट, और दूसरी तरफ जो भी जॉन मिल्टन और विलियम शलिंगवर्थ थे, जो उनका रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल अलग था। तो उनको एक तरीके से ट्रायल में लिया गया था, और जो अथॉरिटीज़ थी वो इस चीज़ को मानने में एग्री नहीं थी कि रिलीजियसली लोग प्लूरल हो, डाइवर्सिटी हो। रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ को एक तरफ अलाउ नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग क्योटिक माहौल क्रिएट हो रखा था रिलीजियसली एंड इंटेलेक्चुअली, सोशली, पॉलिटिकली, हर तरफ से। Nor was the Calvinist orthodoxy that cradled most English writers confronting, for it told them that they were corrupt, unfree, unable to earn their own salvations, and subject to heavenly judgments that were arbitrary and absolute. अब एग्जैक्टली और ऑन दी वेरी अदर साइड जो कैल्विनिस्ट जो ऑर्थोडॉक्सीज थे, जो जॉन कैल्विन की जो थ्योरीज थी उन पे उस पर चलते थे। जॉन कैल्विन जो थे उन्होंने एग्जैक्टली प्रोटेस्टेंटिज्म को लेके अपनी नई थ्योरी दी थी। एक छोटा सा मैं बता देती हूँ आपको ओवरव्यू। जॉन कैल्विन का ये मानना था जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए बोलते थे, प्लस वो ये मानते थे कि जो भी क्रूसिफाइड जो जीसस क्राइस्ट जो क्रूसिफाइड होते हैं क्रॉस पे, तो उस एक्चुअली उस सिंबल को एज अ प्रेयर, उस सिंबल को प्रे उसके सामने प्रे करने का उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, और सिर्फ सिंपल जो प्लस का निशान हुआ करता था वो उसको ही फॉलो करते थे, और जो क्रूसिफिक्शन वाला जो प्लस होता था उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे वो।
इस तरीके का उनका कॉन्सेप्ट था। इस थियोलॉजी को लेके भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जो भी थियोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, जो भी कैथलिस्ट हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, और प्रोटेस्टेंट्स में जो जॉन कैल्विन ने अपनी जो थियोरी दी थी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो जो भी कैल्विनिस्ट ऑर्थोडॉक्सी थे, हु क्राडल्ड मोस्ट इंग्लिश राइटर्स कन्फ्रंटिंग फॉर इट टोल्ड दैम दैट दे वर करप्ट। वो उनको बताते थे कि वो करप्ट हैं, अनफ्री हैं, एंड दे विल बी अनेबल टू अर्न द सल्वेशन एंड सब्जेक्ट टू हेवनली जजमेंट दैट वर आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, कैल्विनिज्म डीपली अफेक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ द जैकोबियन ट्रेजेडी। जो जॉन कैल्विन की जो भी थ्योरी थी, वो अफेक्ट किया, उस थ्योरी को एग्जैक्टली अफेक्ट किया था, लोग उस चीज़ से अफेक्ट हुए थे। कैल्विनिस्ट जो थ्योरी थी उससे लोग एग्जैक्टली अफेक्ट हुए थे ड्यूरिंग द जैकोबियन एरा। और जो भी जैकोबियन ट्रेजेडीज लिखी गई थी उस ड्यूरेशन में, तो वहाँ पे जो एक्ट्स हुआ करते थे वो उसी थ्योरी के बेसिस पे हुआ करते थे, जिसमें जो हीरोज हुआ करते थे आर नॉट मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स। जिसमें जो हीरो है वो अपने फेट के मास्टर्स नहीं हुआ करते थे, बट विक्टिम्स ऑफ डिवाइन पर्पसेस, बल्कि विक्टिम हुआ करते थे ऑफ डिवाइन पर्पसेस दैट आर टेरिफाइंग येट इनस्क्रूटेबल। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जो जॉन कैल्विन की जो थ्योरी थी उससे भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे। उस टाइम के जो ड्रामास थे वो भी उसी थ्योरी के बेसिस पे एग्जैक्टली ड्रामेटाइज होना शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से मैंने द एज ऑफ रेनेसां में कुछ चीज़ें आपको बताई हैं जो कि लिटरेचर पे इम्पैक्ट था, सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट था, लोगों की इंटेलेक्चुअल रिलीजियस बिलीव्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा इसका रेनेसां का, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दिया है। अगर आपको इन सारी चीज़ों से रेलेवेंट कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के थ्रू आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी और जो डिटेल्स हैं ऑल अबाउट द एज ऑफ रेनेसां वो मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगी। ऑल राइट देन, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।